दोस्तों, हम लोग लेबर लॉ 1 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 चालू करने वाले हैं और इसका टॉपिक चालू होता है टॉपिक नंबर 4 से टॉपिक नंबर 8 तक। टॉपिक नंबर 4 है इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, जहां पर इंडस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में बात की जाएगी। ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। टॉपिक नंबर 5 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बट बेसिकली ये मान के चलिए कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक नंबर 6 है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन, और यहाँ से भी लगातार लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। ये तीनों ही टॉपिक बहुत छोटा और इजी है। इसके बाद टॉपिक नंबर 7 है स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा और इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। टॉपिक नंबर 8 है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही पूछा जाता है। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि 30 मार्क्स आपका यहाँ से आ जाता है। अब टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 7 खास करके लॉकआउट से एंड टॉपिक नंबर 8 के ले ऑफ एंड क्लोजर से मिला करके क्वेश्चन बनता है, एंड यूजुअली ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि टॉपिक नंबर 4 से टॉपिक नंबर 10 ऐसा टॉपिक है जहां से 110 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है। जबकि टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां से मिनिमम 50 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, और उसका वीडियो आप लोग आई थिंक देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग देखते हैं द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में। आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 4 और इस पार्ट का टॉपिक नंबर 1 इंडस्ट्रियल कंसेप्चुअल एनालिसिस। इसमें मेनली हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट, और उसमें एक डेफिनेशन हम लोग और करेंगे दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2A अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। बिकॉज इस पूरे के पूरे एपिसोड में आप देखेंगे और पूरे चैप्टर में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है, बट आपके सिलेबस में कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। इसी कारण पहले हम लोग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनेशन को देखेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता क्या है। देन उसके बाद एज पर द सिलेबस सेक्शन 2J के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा इंडस्ट्री क्या होता है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 5 है इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्सेस इंडिविजुअल डिस्प्यूट, जिसमें मेनली 2 डेफिनेशन क्लॉज के बारे में चर्चा किया जाएगा। फर्स्ट, व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लगभग वैसा ही होगा जैसा आप लोगों ने ट्रेड यूनियन में पढ़ा था। देन उसके बाद देखा जाएगा सेक्शन 2 कैपिटल A, जिसमें बताया जाएगा कि किसी अगर वर्कमैन को डिसमिस कर दिया जाता है तो कैसे इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में बात की गई है। यहाँ से आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन, जहां केवल आपको एक ही डेफिनेशन देखना है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2S। वर्कमैन के बारे में डेफिनेशन दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ में। इनफैक्ट यहाँ हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे, जो पहले डेफिनेशन था और जो बाद में होता है। बाद वाला डेफिनेशन को एनालिसिस करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से कुछ टर्म्स आपके सामने आएगा और जिससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग वर्कमैन के कैटेगरी में आते हैं और नहीं आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इस टॉपिक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लीगल स्ट्राइक क्या होता है, इलीगल स्ट्राइक क्या होता है। अगर लीगल है तो वो कैसे जस्टिफाइड हो सकता है या अनजस्टिफाइड हो सकता है, अगर इलीगल है तो वो कैसे जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड हो सकता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो स्ट्राइक दिया हुआ है सेक्शन 2Q में, लॉकआउट 2L में, पब्लिक यूटिलिटी 2N में, बिकॉज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इस एक्ट में, और उसके बारे में चर्चा की गई है सेक्शन 22 में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 10(3), जिसमें कि कोई भी अगर डिस्प्यूट इंडिविजुअल, वर्कमैन और इंडस्ट्री के बीच में होता है या एम्प्लॉयर के बीच में अगर होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे उस केस को रेफर किया जाता है बोर्ड्स, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल के पास। अगर रेफर किया जाता है तो उसके बाद स्ट्राइक के ऊपर क्या कंडीशन हो सकता है इम्पोज, या फिर लॉकआउट के ऊपर क्या कंडीशन इम्पोज होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है सेक्शन 10(3)A में। सेक्शन 22 स्पेसिफिक ग्राउंड है दैट इज फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की स्ट्राइक कैसे प्रोहिबिटेड है। जनरल प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 23 में। इलीगल स्ट्राइक किसे कहते हैं वो दिया हुआ है सेक्शन 24 में। अब अगर कोई इलीगल स्ट्राइक हो रहा है उसमें आप फाइनेंशियल एड अगर करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 25 में। जबकि सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट अगर होता है तो उस कंडीशन में पेनल्टी का क्या प्रोविजन दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए इस इलीगल स्ट्राइक को कोई पर्सन इंड्यूस करता है या किसी भी तरह से इंस्टिगेट करता है, उससे रिलेटेड क्या पेनल्टी होगा उसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 27 में। एंड 28 कहता है अगर कोई पर्सन
इलीगल स्ट्राइक के लिए फाइनेंशियली अगर एड अगर प्रोवाइड करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सारी बात चर्चा की जाती है स्ट्राइक एंड लॉकआउट वाले चैप्टर में। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर, यहाँ से जहाँ 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। देखने में लगेगा कि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोविजंस इसमें हैं, लेकिन उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये टॉपिक भी बहुत आराम से हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 सीसी में क्लोजर का डेफिनेशन, सेक्शन 2 ट्रिपल के में ले ऑफ का एंड सेक्शन 2 डबल ओ में रिट्रेचमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेचमेंट इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस कुछ दिया हुआ है दैट इज अंडर चैप्टर 5A एंड 5B। इस सारे प्रोविजंस को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग चालू करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर पार्ट से मिनिमम 100 मार्क्स का एंड 110 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा। इसी कारण इस पार्ट को आप ध्यान से देखें। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो आप दोबारा उस वीडियो को देखें। आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं पहले अपने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडस्ट्री कंसेप्चुअल एनालिसिस, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम लोग सबसे पहले यह डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट आपको बनाया क्यों गया, क्या कारण था बनाने का, उसके पीछे के बैकग्राउंड को अभी हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट एंड स्कोप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, इस एक्ट को बनाने के पीछे 2 ऑब्जेक्ट था। पहला ऑब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल पीस एंड सेकेंड इकोनॉमिक जस्टिस। बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ इंडस्ट्रियल पीस हो। अगर इंडस्ट्रियल पीस नहीं होगा उस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और ये इंडस्ट्रियल पीस बहुत हद तक इकोनॉमिक जस्टिस पे डिपेंड करता है। बिकॉज अगर वर्कर सेटिस्फाइड हैं तो काम अच्छा होगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो काम अच्छा नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल पीस के बारे में। तो आपको ये मालूम होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, उसका प्राइम फोकस होता है प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रोस्पेरिटी। इस प्रोस्पेरिटी को पाने के लिए जरूरी है कि वहां पर प्रोडक्शन अच्छे से हो और ये प्रोडक्शन तभी अच्छे से हो सकता है जब वो इंडस्ट्री स्मूथली फंक्शन करे। और स्मूथली फंक्शन होने का मतलब ये है कि वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है और वहां वर्कर और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशन बहुत ही कॉर्डियल है, हार्मोनियस है, तभी जाकर के वहां इंडस्ट्रियल पीस स्टेब्लिश हो पाएगा एंड प्रोस्पेरिटी आ पाएगी। वैसे भी कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर एक इंडस्ट्री शरीर है तो डिस्प्यूट उसका मन है। अगर डिस्प्यूट होगा तो मन चंचल होगा और चंचल मन में कभी भी प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती है। उसके लिए जरूरी है वहां शांत होना, शांति आना। अब आते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। बिकॉज ये जो भी बातें लिखी गई है ये एज पर द प्रियम्बल है एंड एज पर द सेक्शन 1 है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है। आपको ये मालूम है कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो कहीं न कहीं प्रोडक्शन हैम्पर होगा ही होगा। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्यों होगा, उसका मेन रीजन है जो भी वहाँ वर्कर है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी वजह से वर्कर अपना डिमांड करते हैं। और डिमांड क्या करते हैं कि जो वो वहाँ काम कर रहे हैं उसके एवज में उन्हें फेयर रिटर्न दिया जाए, दैट इज वेजेस। तो वर्कर डिमांड कर सकते हैं कि उनके वेज को इंक्रीज किया जाए, साथ में वो रेसिस्ट कर सकते हैं यदि उनके वेज को कम किया जाए। एंड इसके अलावा उनका डिमांड होता है कि कुछ अलाउंसेस एंड बेनिफिट उनकी बढ़ाई जाए। आप अगर ये काम कर लेते हैं तो कहीं न कहीं ये इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। प्रियम्बल में 2 चीजें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट को लेकर के। फर्स्ट, प्रियम्बल कहता है कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होता है किसी भी इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपको मालूम है किनके किनके बीच में होता है, दैट इज बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो अगर इनके बीच में कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो जरूरी है इस एक्ट के तहत पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर रीजन क्या है डिस्प्यूट होने का और कोशिश किया जाएगा कि डिस्प्यूट सेटल्ड हो। सेकंड, इसी प्रियम्बल में लिखा है सम स्पेसिफिक अदर पर्पस के लिए भी इस एक्ट का यूज किया जाएगा। एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक अदर पर्पसेस, दैट इज टू इंश्योर फेयर वेजेज, प्रिवेंट डिस्प्यूट्स एंड इनहेंस प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। अल्टीमेटली ग्रोथ की बात की जा रही है इसमें। ग्रोथ के लिए जरूरी ये है कि इंडस्ट्री एज ए होल ग्रोथ करे और इंडस्ट्री का पार्ट केवल वहाँ की मशीनरी नहीं होती है और ना ही एम्प्लॉयर होता है बल्कि वर्कमैन भी होता है। इसी कारण हर किसी के बारे में सोचना जरूरी। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज अगर एक वर्कर चाहता है कि उसके वेजेस में इंक्रीज हो, अगर उसका वेज कम किया जा रहा है तो उसके लिए वो रेसिस्ट कर सके, उसे अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस ग्रांट किया जाए। तो एक वर्कर के लिए मैनेजमेंट के साथ ये बात कर पाना अकेले में संभव नहीं है और इसी कारण यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो अब देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में होता क्या है। आपको मालूम है कि कोई भी इंडिविजुअल
अगर मैनेजमेंट के साथ वेजेस के बारे में, बेनिफिट्स एंड अदर अलाउंसेस के बारे में अगर डिस्कस करता है, अगर इंडिविजुअल है वो, तो ये मान के चलिए कि उस वक्त मैनेजमेंट के पास बेटर इकोनॉमिक फुटेज होने की वजह से वो टर्म्स को अपना डिक्टेट करती है और इस जगह पे इंडिविजुअल के पास वीकर बार्गेनिंग पावर रहता है, जिसकी वजह से वो अपने चीजों के बारे में बार्गेन नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड यूनियन का, फेडरेशन ऑफ यूनियंस का, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स का, जो कलेक्टिवली मैनेजमेंट से बात आपको कर पाते हैं। और जब मैनेजमेंट से बात कर पाते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब आप कलेक्टिव जाते हैं तो आप बेटर पोजीशन में होते हैं, आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर अपनी बात मनवाने के लिए, और इस तरीके से जो भी आपका डिमांड है उसमें आपको फेयर रिटर्न मिल जाता है, बिकॉज आप बार्गेन कलेक्टिवली कर रहे हैं। और यहाँ से ही चालू होता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात ऊपर की गई थी ऑब्जेक्ट में, तो इकोनॉमिक जस्टिस का एक पार्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग भी है। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किया गया है, एंड दैट वाज इन द बनारस आइस फैक्ट्री लिमिटेड वर्सेस इट्स वर्कमैन। ये केस 1957 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की। फर्स्ट, उनका कहना था कि जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, तो फर्स्ट है टू प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। सेकेंड जो इनका पॉइंट था, द पॉइंट इज सेम एज गिवन इन द प्रीएम्बल्स, दैट इज अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सेटल करने की कोशिश करेंगे, और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसके बीच में होगा, दैट इज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन। देन इनका कहना था इस एक्ट का एक ऑब्जेक्ट ये भी है ताकि जो भी लीगल स्ट्राइक या लॉकआउट अगर हो रहा है उसे प्रिवेंट किया जा सके। अगर वर्कमैन ले ऑफ, रिट्रेसमेंट या क्लोजर की वजह से नुकसान पा रहे हैं तो उन्हें रिलीफ दिया जा सके, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी प्रमोट करने की बात कही गई, जो इसके एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट में शामिल होता है। अब इसके बाद हम लोग चालू करते हैं बैरट के प्रोविजंस पे, जहां हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट। सेक्शन 2A टॉक्स अबाउट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है। जैसे अगर कोई भी कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आपको आती है, और वहां अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। कोई भी इंडस्ट्रीज विच इज कैरिड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वहां कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है। रेलवे कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है। ONGC, LIC, UTI, इनफैक्ट सेंट्रल PSU के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट उन सारे कंडीशन में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी जो भी अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है, चाहे उसकी सब्सिडरी हो, चाहे स्टेट PSU हो। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज, इन सारे इंडस्ट्रीज में से किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है। टाइम टू टाइम जुडिशरी ने इस चीज को डिमार्केट किया है कि किस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट और किस मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, और बहुत सारा इसमें केस लॉज है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2J इंडस्ट्री। एज पर सेक्शन 2J, इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, manufacture or calling of employees and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or evocation of workmen। जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वही कविता याद आती है, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कमबख्त जगह नहीं। लिखा इन्होंने जो छोटा छोटा वर्ड्स है, इसका एक बड़ा मतलब है। आइए अब इसके मीनिंग पे चलते हैं कि एक्चुअली में इंडस्ट्री के डेफिनेशन में कहना क्या चाहते हैं ये लोग। इस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो इसे 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट कहता है कि एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। एक्चुअली में अपर पार्ट ये बता रहा है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, जबकि उसके नीचे जो सेकेंड पार्ट है वो बताता है ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन बाय एम्प्लॉयज, दैट इज कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, अवोकेशन ऑफ वर्कमैन। इसी का लास्ट में लिखा था उन्होंने ऑफ वर्कमैन। इसका मतलब क्या है, ये सर्विस बताता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। एम्प्लॉयर ये सारी काम के लिए बुलाएगा और ये सारे एस्टेब्लिशमेंट को वो खुद एस्टेब्लिश करेगा, जहां वर्कमैन आकर के ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वेदर इट इज कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन एंड अवोकेशन। ये सारी चीजें वर्कमैन के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी,
सो इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर, अब आपके समझ में ये आराम से आ चुका होगा। अब आते हैं इसके बाद क्या है कि जब आप अपने बैरेक्ट में देखेंगे तो नीचे लिखा होगा अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री 1982। उसका मतलब क्या है, बिकॉज उसमें एक लिस्ट दिया हुआ है जो लिस्ट बताता है कि क्या क्या इंडस्ट्री में नहीं आएगा, जिसमें यूनिवर्सिटी का भी नाम है, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक सर्विसेज, ईटीसी, बहुत सारी चीजें उस लिस्ट में दी हुई है। जबकि उससे जस्ट पहले 1978 में बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा का केस आया था। अब आपके पास अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री होगा या नहीं होगा, तो एज पर अमेंडमेंट आप लिख करके आएंगे नहीं होगा, लेकिन आपने बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में पढ़ा है कि होगा, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी अमेंडमेंट 1982 में हुआ था वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से उससे पहले जो भी वर्डिक्ट दी गई थी बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा वाले केस में, वही प्रिवेल करेगा, क्योंकि वहां पर जुडिशरी ने कुछ टेस्ट डेवलप किया था और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, जिसके बेसिस पर, अगर उन टेस्ट के बेसिस पर जो भी लिस्ट दिया गया इस अमेंडमेंट में, उन सारे इंडस्ट्रीज को अगर टेस्ट किया जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसमें से गलत पाई जाती है, तो जिसकी वजह से वो अमेंड तो किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट और इफेक्टिव नहीं हो पाया है। इसी कारण उस लिस्ट को देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग आते हैं, एक बार चर्चा करते हैं बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा वाले केस में क्या क्या किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने एग्जॉस्टिव कंसीडरेशन दिया, जिसके बेसिस पे बताया जा सकता है कि विच इज द इंडस्ट्रीज, और इस केस में बहुत सारे केसेस को ओवररूल्ड किया गया। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर केस था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ का, उसे ओवररूल किया गया। मेडिकल को लेकर के सफदरजंग हॉस्पिटल का केस था, उसे ओवररूल किया गया। बहुत सारा इसमें केसेस ऐसा है जिसको कि ओवररूल किया गया और बताया गया कि इसको ओवररूल करने के पीछे ट्रिपल टेस्ट है। ट्रिपल टेस्ट होता क्या है उसे देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आपका बराबर आता है। एक्चुअली ट्रिपल टेस्ट के बारे में फर्स्ट टाइम चर्चा किया गया था स्टेट ऑफ बम्बई वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा 1960 का ये केस था। इसमें ये फर्स्ट टाइम लाइट में आता है। एक्चुअली इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जब सफदरजंग का केस होता है उस केस में ये डिसाइड किया गया कि हॉस्पिटल को हम लोग इंडस्ट्री के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, और इस चीज को ओवररूल्ड किया जाता है इस बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में। तो अब ट्रिपल टेस्ट होता क्या है इसे देखते हैं। सबसे पहली बात कहा जाता है कि देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक एक्टिविटीज। सेकेंड कहा जाता है कि ये जो भी एक्टिविटीज होगी दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। इन दोनों के कोऑपरेशन से ही ये सिस्टमेटिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होगी। एंड देन लास्ट कहता है कि जो भी ये एक्टिविटीज हो रही है जो उसका रिजल्ट होगा दैट शुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेष, चाहे वहां से प्रोडक्शन हो रहा है, ये सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सारा का सारा उसका एक ही पर्पस है दैट इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर ये तीनों का तीनों टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंडस्ट्री के श्रेणी में रखेंगे। तो ये सारा का सारा टेस्ट जो है दिस इज एक्चुअली फंक्शनल टेस्ट। अब आते हैं इसमें, इस केस में कुछ बात की गई थी जैसे कि इंडस्ट्री की श्रेणी में कभी भी स्पिरिचुअल सर्विस को नहीं लाया जाएगा या किसी रिलीजियस सर्विस को नहीं लाया जाएगा, या जो भी सर्विस जिसका नेचर है सेलेस्टियल ब्लिस का उसे इस कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। लाइक तिरुपति में लड्डू बनता है, उसके लिए बहुत सारे लोग लगते हैं और उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, बट वो जो लड्डू बनता है दैट इज फॉर सेलेस्टियल ब्लिस। तो जो प्रसाद बन रहा है या जो फूड सर्व की जाती है इन स्पिरिचुअल सेंटर्स में वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आते हैं इसी टेस्ट में कहा गया कि यदि मान लीजिए आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किए हैं और आपका ये कहना है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग और गेनफुल ऑब्जेक्टिव, अगर ये एब्सेंट है उसके बावजूद उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि अगर आपका ये कहना है कि वो प्रॉफिट मेकिंग या गेनफुल ऑब्जेक्टिव के कारण नहीं है तो इस कंसिडरेशन को नहीं लिया जाएगा। यदि वो बिजनेस और ट्रेड के डेफिनेशन में फॉल करता है तो वो इंडस्ट्री कहलाएगा। जैसे समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई वेंचर पब्लिक वेंचर का हो, ज्वाइंट वेंचर का हो, प्राइवेट वेंचर का हो या अदर सेक्टर का हो, इस बेसिस पे कभी नहीं कहा जा सकता है कि वो
इंडस्ट्री नहीं है। तो इसी कारण फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ट्रू टेस्ट होगा दैट वुड बी अ फंक्शनल टेस्ट। और फंक्शनल टेस्ट क्या है वो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, दैट इज ट्रिपल टेस्ट, वो फंक्शनल टेस्ट है। जबकि कहा जाता है कि डिसिसिव टेस्ट जो होगा दैट वुड बी नेचर ऑफ एक्टिविटीज, जहां आप बात करेंगे कि आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गेनफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, दिस इज नॉट आवर नेचर, वो डिसेप्टिव टेस्ट होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई ट्रेड या बिजनेस है, उनका कहना है कि वो फिलैंथ्रोपी काम कर रहे हैं, तो अब इसका नेचर जो है फिलैंथ्रोपी है, तो अगर ये कहेंगे कि ये इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएंगे तो इट इज़ अ रॉन्ग टेस्ट, अगर हम लोग नेचर को लेकर के चलते हैं। बल्कि अगर फंक्शन को लेकर के चलते हैं तो एज पर द फंक्शन ट्रेड एंड बिजनेस 2J के डेफिनेशन में फॉल करता है, तो वहां पर वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा। और इस ट्रिपल टेस्ट के बेसिस पे ही देखा गया, टेस्ट किया गया प्रोफेशंस को लेकर के, क्लब को लेकर के, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला केस है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को लेकर के, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को लेकर के, चैरिटेबल प्रोजेक्ट को लेकर के एंड अदर एडवेंचर्स को लेकर के। और जब ट्रिपल टेस्ट किया गया तो पाया गया ये सारे के सारे चीज इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज में आता है। अब इसके बाद इसमें एक और प्रिंसिपल दिया गया था, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंट नेचर टेस्ट। इसमें आपको कहता है कि सपोज कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए, इसका एक पर्टिकुलर कुछ डोमिनेंट नेचर है यहाँ के वर्क कल्चर का, तो क्या उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री होगा या नहीं होगा। लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का डोमिनेंट नेचर है पढ़ना और पढ़ाना, खास करके स्टूडेंट को पढ़ाना, एजुकेशन उनका जो है डोमिनेंट नेचर है। तो क्या इस बेसिस पे कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री नहीं है? तो इस केस में ये कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ट्रू नेचर है वो केवल डोमिनेंट नेचर नहीं है, बल्कि ये देखना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेटेड नेचर क्या है। लाइक एक यूनिवर्सिटी में बसेस सप्लाई की जाती है, टीचिंग स्टाफ के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, वहाँ पर गार्ड्स होता है, स्वीपर होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है विच इज अदर देन टीचिंग एक्टिविटीज, जिसके लिए आप लोगों को हायर करते हैं। तो अगर वहाँ पर डोमिनेंट नेचर अगर लगाते हैं तो इस कारण से यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस केस में कहा गया कि ऐसे कंडीशन में जहां पर की चीजें कॉम्प्लेक्स हो, लाइक टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड अदर थिंग्स आपको साथ में वर्क कर रही है, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री के कैटेगरी में ही डालेंगे, ना कि उसे किसी और कैटेगरी में डालेंगे। बट ये हो सकता है कि जब उसे इंडस्ट्री के कैटेगरी में डालेंगे तो कुछ लोग वर्कमैन के कैटेगरी में आएंगे, दैट इज नॉन टीचिंग स्टाफ एंड अदर्स, और कुछ लोग वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कमैन को देख करके इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाएगा। इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाएगा उसके फंक्शनल टेस्ट पर, और यही बात इसमें कही गई थी। देन उसके बाद इस डोमिनेंट नेचर टेस्ट में कुछ एक्सेप्शन दिया गया था कि 3 तरह का एक्सेप्शन हो सकता है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री नहीं है। फर्स्ट कहता है नॉन एम्प्लॉयमेंट कैरेक्टर। अगर सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन ए है और इसका कैरेक्टर है नॉन एम्प्लॉयमेंट का, अगर ये कुछ लोगों को हायर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो गई एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट दोनों की, तो इसे इंडस्ट्रीज कहा जाए। बल्कि यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर कुछ लोगों को हायर किया जाता है उसके बावजूद इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है नॉन एम्प्लॉय कैरेक्टर का, अगर वो इंटैक्ट रहता है तो उस कंडीशन में ये इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा। सेकेंड जो एक्सेप्शन है दैट इज पायस और एल्ट्रुइस्टिक मिशन। पायस ऑब्लिगेशंस क्या होता है और पायस क्या होता है, इस बात को आप लोगों ने फैमिली लॉ 2 में ही देखा होगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि पायस और एल्ट्रुइस्टिक मिशन के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री नहीं होगा। लाइक अगर कोई लॉयर फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। यदि कोई डॉक्टर अपने पर्सनल क्लिनिक में सर्विस देने के बाद जो स्पेयर टाइम बचता है उस स्पेयर टाइम को किसी फ्री मेडिकल सेंटर में जाकर के देता है, तो अब जो उसके द्वारा दिया गया टाइम है और वो वहां पर जो काम कर रहा है वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई डिविनिटी वर्क हो रहा है तो वो आपको इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। देन जो थर्ड एक्सेप्शन है इसका दैट इज सॉवरेन फंक्शन। अगर गवर्नमेंट अपने सॉवरेन फंक्शन के तहत कोई काम कर रही है तो वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। लाइक गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया हॉस्पिटल जिसका पर्पस है लोगों को मुफ्त इलाज देना, वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। वेयरएज कोई भी प्राइवेट, पब्लिक, चैरिटेबल हॉस्पिटल जो इस कैटेगरी में सॉवरेन फंक्शन में नहीं आता है वो सारा का सारा इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा। आई होप
इंडस्ट्री वाला ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका होगा और याद रखिएगा अपने बैरेक्ट को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 1982 में जो अमेंडमेंट आया है उसके लिस्ट में जो दिया हुआ है उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अमेंडमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आई होप आपका ये फर्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन 222 का है जिसमें कहता है इन द ऑर्डिनरी और नॉन टेक्निकल सेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द मैन इन द स्ट्रीट इंडस्ट्री और बिजनेस मीन्स एन अंडरटेकिंग विद कैपिटल एंड लेबर कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल्थ इन द शेप ऑफ गुड्स मशीन टूल्स etc and for making profit. There is nothing however to prevent the institute from giving the word industry and the word industrial dispute a wider and more comprehensive import in order to meet the requirement of the rapid industrial progress and to bring about the interest of the industrial peace and economy, a fair and satisfactory adjustment of relationship between employers and the workmen in the variety of fields of activity. Justice this ये आपको पूरा दास्तान आपको सुना दिया गया। Then उसके बाद कहता है keeping in the mind the observation in the above mentioned case discuss and elucidate with example the triple test led Bangalore Water Supply and Sewage Board versus A Rajappa AR 1978। अब इसमें आपको जो फर्स्ट शुरू में वीडियो में बताया गया था उन्हीं बातों पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। आपका आंसर वहां से आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अ प्राइवेट हॉस्पिटल होप वाज कन्वर्टेड टू कोविड ओनली फैसिलिटी हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट इन अप्रैल 2021 एंड द रेट्स ऑफ कोविड रिलेटेड टेस्ट एंड ट्रीटमेंट वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू CGHS रेट। द सर्विस ऑफ 2 नर्सेस मैरी एंड मार्था वर टर्मिनेटेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। The nurse raised a dispute which was refuted by the employers on ground that the hospital is not any material service, so it is not the industry under Section 2J Industrial Dispute Act 1947. Further, the employer argued that as the government had fixed the rate, it was no longer working for profit, and that the nurses were working on contractual basis only. Examine and decide the situation of hospital and industry in the light of the decision in Bangalore Water Supply and Sewage case. इस केस के बेसिस पे 2021 में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है। नाउ 2019 में कहता है डिस्कस द ट्रिपल टेस्ट बैंगलोर वाटर सप्लाई पर ही आपका है। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस केस को आप पक्का पढ़ करके और सही से करके जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, और इस पर फिर लगातार इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फिल्म एम्पावरमेंट ये सारा का सारा आपको इंडस्ट्री की कैटेगरी में होगा या नहीं होगा। याद रखिएगा हॉस्पिटल वाले केस में अगर गवर्नमेंट रन कर रही है हॉस्पिटल और अपने सॉवरेन फंक्शन का यूज कर रही है उस केस में वो इंडस्ट्री नहीं होगा, अदरवाइज इंडस्ट्री होगा। डिस्कस द ट्रिपल टेस्ट हो चुका आपका। नेचर ऑफ द एक्टिविटी विच डिसाइड्स द क्वेश्चन एज टू वेदर द एक्टिविटी इन क्वेश्चन attracts the provision of 2J, that is industry which conducts the activity and whether it is conducted for the profit or not do not make a material difference। इसके बारे में हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है हमेशा हम लोग फंक्शनल टेस्ट देखते हैं, ना कि उसके नेचर को देखेंगे। अगर प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इस चीज से अगर वो इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल करता है तो वो इंडस्ट्री होगा। देन अगेन बैंगलोर वाटर वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आपको बताना है कि कौन इसमें इंडस्ट्री होगा नहीं होगा। बैंगलोर वाटर सप्लाई केस के बेसिस पर जो ट्रिपल टेस्ट है उस पर ये क्वेश्चन है। ट्रिपल टेस्ट पे लगातार क्वेश्चन है, ट्रिपल टेस्ट पे लगातार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आउट है, ट्रिपल टेस्ट पे क्वेश्चन होगा ही होगा, इसे आप सही से करके जाएं। टोटल 20 मार्क्स का ही केवल क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन एक भी कभी नहीं पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। स्टे ट्यून विद मी, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।